हाय एवरीवन, दिस इज निशांत एंड वेलकम यू ऑन निशांत एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने यूजीसी नेट 2020 से कवर करे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2017 में यूजीसी नेट 2013 और 2014 से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने थे। तो इस बार भी चांसेस है कि वो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस दें, और अगर वो क्वेश्चंस नहीं भी देते हैं ना, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ज़रूरी हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन एज सेक्शन 9A इंसर्टेड बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत एक अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 9A को इंट्रोड्यूस करा गया था। इस सेक्शन 9A में मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसे डाला गया। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया था वो कब लाया गया था, या फिर ये जो अमेंडमेंट इस एक्ट के अंदर डाला गया है वो कब से इनेक्ट हुआ है, कब से फोर्स में आया है। चार ऑप्शंस हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है 9th ऑफ जनवरी 2002। अब देखो, इसमें ये तो इम्पोर्टेंट है ही, 9th ऑफ जनवरी 2002 को जो है ये ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जो मेंबरशिप है उस मेंबरशिप के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, इसे सेक्शन 9A के अंतर्गत ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लाया गया था एज एन अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था सर? तो अमेंडमेंट का नाम था ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्लियर हो गया? अब ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप की मिनिमम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने लेबर कोड की जो वीडियोस है उसमें भी बताई हुई है, मैं दोबारा बताता हूं आपको। पहला जो है वो है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपका एक ट्रेड यूनियन है या आप बनाना चाह रहे हो और चाहते हो कि उसे रजिस्टर्ड करा जाए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मिनिमम पर्सन्स चाहिए, मिनिमम मेंबर होने चाहिए, वो है 7। मतलब 7 लोग अगर मिलके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तभी पॉसिबल है एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। दूसरा, एक ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए या फिर ऑलरेडी बना हुआ है तो वो वैलिड रहे, उसे गवर्नमेंट क्या करे, बंद ना करे उस ट्रेड यूनियन को। तो उसके लिए उस ट्रेड यूनियन में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है 10% ऑफ टोटल वर्कर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट और नंबर 100। मीन्स या तो कोई भी एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंतर्गत एक ट्रेड यूनियन है, तो इस एस्टेब्लिशमेंट में टोटल जितने वर्कर काम कर रहे हैं, मान लेते हैं 5000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इस 5000 का 10% यानी कि कितना होगा, 500। या तो 500 होने चाहिए या फिर 100 कर दिया गया है, या तो 500 या फिर 100 या इन दोनों में से जो कम। तो इन दोनों में से कौन सा कम है, 100, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। लेकिन वही अगर सपोज करिए एक एस्टेब्लिशमेंट में 500 लोग ही काम कर रहे हैं, तो इस 500 लोग जो काम कर रहे हैं, अब इस 500 का अगर मैं 10% निकालूं तो 50 होगा। गवर्नमेंट ने 100 भी बोला हुआ है, तो इन दोनों में जो कम है, तो कम कौन सा है, 50। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो गई, 50 हो गई। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा में याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, the provision relating to subsistence allowance finds place under which of the following legislation। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार आपको लेजिस्लेशन के लॉ दिए हुए हैं, चार एक्ट दिए हुए हैं, तो इस एक्ट में से कौन सा ऐसा एक्ट है जो सबसिस्टेंस अलाउंस को मेंशन करता है, उसके बारे में बताता है। और जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अब बहुत किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सबसिस्टेंस अलाउंस या निर्वाह भत्ता क्या होता है। तो बहुत सिंपल है। सपोज करो कि आप एक एम्प्लॉय हो जो किसी एक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, और आप पर जो है करप्शन का चार्जेस लगा, मिसकंडक्ट का चार्जेस लग गया। इस सिचुएशन में जब तक आप पर केस चल रहा है तब तक जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो मैनेजमेंट है उसने क्या करा, आपको सस्पेंड कर दिया। तो इस सस्पेंशन पीरियड में
ये रूल बनाया गया है कि आपको पूरी सैलरी तो नहीं दी जाएगी और ना ही आपकी पूरी सैलरी काटी जाएगी। मतलब आपको कुछ दिया जाएगा जिससे आप जो है अपना निर्वाह कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंट जो आपकी सैलरी थी उसका 1% ही आपको दिया जाएगा। तो ये जो दिया जा रहा है परसेंटेज आपको सस्पेंशन टाइम पीरियड में उसी को हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस। क्लियर हो गया? तो सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में कहाँ मेंशन है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत इसे मेंशन करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है। क्या स्टेटमेंट है? चेंजेस इन प्रोडक्ट डिमांड दैट इंक्रीज द प्रोडक्ट प्राइस विल रेज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड देयरफॉर इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। इसे ब्रेक करके समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला हमें यहाँ से ये दिख रहा है चेंजेस इन प्रोडक्ट डिमांड। अगर प्रोडक्ट का डिमांड में चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट का डिमांड अगर चेंज हो जाए मतलब दो तरीके का सीन हो सकता है, या तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है या फिर प्रोडक्ट का डिमांड घट रहा है डिक्रीज कर रहा है। उस सिचुएशन में ये जो है वो लीड करेगा किसे? तो इंक्रीज द प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट का जो प्राइस इंक्रीज होगा उसे लीड करेगा। विल रेज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर को ये क्या करेगा? रेज करेगा। अब तो बहुत किसी के दिमाग में यहीं पे अटक गया होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये होता क्या है। अभी मैं समझा देता हूँ इसको। एंड देयरफॉर इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। और फाइनली ये क्या करेगा कि जो डिमांड ऑफ लेबर है, ये जो डिमांड ऑफ लेबर है ये इंक्रीज हो जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं, उससे भी पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता क्या है? सो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये क्या होता है। सो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, बहुत आराम से समझते हैं, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपका पर डे जो है 500 प्रोडक्ट जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर वो पर डे 500 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। आपको लगा कि ये जो मेरे पास जितने वर्कर हैं, जैसे सपोज 5000 वर्कर मान लेते हैं, 5000 वर्कर्स जो है आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आपको लगा कि यार 5000 वर्कर्स से प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना तो ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं 500 वर्कर्स और इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो अब जो आपका टोटल वर्क स्ट्रेंथ हो जाएगा, वर्कर स्ट्रेंथ हो जाएगा, वो 5500 का हो जाएगा। तो क्या जो गुड्स है, जो प्रोडक्शन हो रहा है कि वही रहेगा या बढ़ेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बढ़ेगा क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है ओवरऑल। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी अगर हम किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी वर्कर को हायर करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारे या किसी एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोडक्शन है, वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ करता है। तो पहले वाले से वो जितना इंक्रीज़ कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्लियर हो गया? अब देखो, अब गुड्स बढ़ रहा है, गुड्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कंपनी का रेवेन्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, कब? जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग वर्कर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रेवेन्यू होगा ओवरऑल वो क्या होता है? बढ़ जाता है उस एस्टेब्लिशमेंट का। उसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मतलब जितना रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ पहले वाले के कंपैरिजन में, उसी को हम लोग कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन ऑफ लेबर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर चेंज होता है प्रोडक्ट डिमांड का, प्रोडक्ट डिमांड में अगर चेंज आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट प्राइस को इंक्रीज करेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट के डिमांड में जो चेंज हो रहा है, वो प्रोडक्ट प्राइस को इंक्रीज करेगा, ये थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे ये रहता है कि जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है, पीडी मैं समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट डिमांड, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है। तो जब डिमांड बढ़ रहा है, तभी जो है प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, तभी बढ़ता है ना, कि अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है, अगर हमें मेंटेन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइसेज़ को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा हो गया, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उसे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोबारा आ जाए। यहाँ पे जो है, ये देखो यहाँ पे चेंजेज़ लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज़ का अगर टर्म रहता है कि चेंजेज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ डिमांड की जगह पे अगर ये रहता है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिमांड दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन प्राइस,
अब प्रोडक्शन प्राइस को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। मतलब अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, तो जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो बढ़ेगी, वो इंक्रीज़ होगी। और फाइनली उसके बाद क्या होगा, अभी भी अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड ऑफ लेबर वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। गुड्स हमें ज़्यादा बनाना है किसी कंपनी को, तो गुड्स ज़्यादा बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेबर को ज़्यादा हायर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस सिचुएशन में जो है यहाँ पे देखो चेंजेस की जगह पे अगर राइज़ रहता या इंक्रीज़ रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला वाला इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ लेफ्ट आउट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे कैलकुलेट करते समय किसे लेफ्ट आउट कर दिया जाता है? इसका जो आंसर है वो है मेरा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को। तो देखो यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचुरल है, जो मतलब स्वाभाविक है, जो होगा ही। बेसिकली ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो जो ग्रोइंग नेशन है या जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो हेल्दी इकोनॉमी है, उसके अंदर एक जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगा ही मिलेगा। किसके कारण होता है ये? तो इसमें 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं। एक होता है मेरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और जो दूसरा होता है, वो होता है मेरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर 2 चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है। एक होता है मेरा फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है मेरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और किसे लेफ्ट आउट करते हैं, किसे छोड़ देते हैं, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नंबर 5। नंबर 5 है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 a certified standing order shall not be modified until the expiry of which period from the date the certified standing order came into operation। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के अंतर्गत अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर मेंशन करा गया है, ऑपरेशन में आया है, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर? तो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत लाया गया है, उसे इनेक्ट करा गया है, तो कितने महीने के बाद उसे दोबारा मॉडिफाइड करा जा सकता है? ठीक है? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो राइट आंसर है वो है मेरा 6 मंथ। मतलब एक बार जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गया स्टैंडिंग ऑर्डर कमेटी के द्वारा, तो वो 6 महीने के बाद ही उसमें कुछ चेंजेज़ हो सकता है। 6 महीने से पहले कोई चेंजेज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज़ नॉट इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंकरेंट लिस्ट है, उसमें किस सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करा गया है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसे कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मेंशन करा गया है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ को कवर करते हैं। ठीक है? मैं आपको बोल करके सुना देता हूँ, आप थोड़ा स्लो करके इसे लिख लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। पहला जो मैटर है, जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, वो है मेरा रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइन्स एंड ऑयल फील्ड। मीन्स माइन्स एंड ऑयल फील्ड के अंतर्गत जो लेबर है, उनकी सेफ्टी और उनका रेगुलेशन इसे मेंशन करा गया है। दूसरा ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट इसे मेंशन करा गया है। तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉइज, जो यूनियन के एम्प्लॉइज हैं, उनका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसे मेंशन करा गया है। चौथा सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इसे मेंशन करा गया है। पांचवा यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचवा वाला पॉइंट, इसे ध्यान में रखना। ये भी जो है कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लिए जो है कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट है छठा लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के अंतर्गत स्पेशली कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, ओल्ड एज पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, इन सबको डाला गया है। तो क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा मेंशन नहीं है? तो ऑयल फील्ड मेंशन है, ट्रेड यूनियन मेंशन है, फैक्ट्रीज मेंशन नहीं है, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर ये मेंशन है। तो जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
correct to define child as per the provision of Child and Adolescent लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि इसे बिना ऑप्शन देखे भी कोई बता सकता है कि 14 साल का अगर नहीं हुआ है तो वो चाइल्ड है। तो इसमें से आपको 14 साल का ढूंढना है तो पहला वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 8। As per the provision of Minimum Wages Act 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। Which of the following authority advises the appropriate government to fix, for fixing and revising minimum wages? देखो यहीं से समझ में आ गया क्वेश्चन, यहाँ तक पढ़ने के बाद ही समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ये कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस देने वाली एक ऐसी अथॉरिटी का नाम बताओ जो मिनिमम वेजेस को रिवाइज करती है, उसे कोऑर्डिनेट करती है। तो इसका साफ-साफ आंसर होगा यहाँ पे द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंतर्गत an employee of an establishment shall be entitled for bonus to be paid by the employer provided the employee has worked for a minimum period of how many days in the establishment in a financial year। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक एम्प्लॉइज है, उसे मिनिमम कितना दिन एक एस्टेब्लिशमेंट में काम करना पड़ेगा कि वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा। किस एक्ट के अंतर्गत? तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंतर्गत। तो 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है 30 डेज। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में अगर बात करा गया है तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बता देता हूँ। तो पहले तो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो एक एम्प्लॉयी को काम करना पड़ेगा वो है 30 डेज। मतलब 30 डेज, 30 दिन अगर आप किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो तभी आप बोनस के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंतर्गत, मतलब जो स्टार्टिंग में मेंशन था वो ये था कि मैक्सिमम जो सैलरी होनी चाहिए बोनस लेने के लिए वो होनी चाहिए 10,000 रुपीज। अगर आप 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से कम कमा रहे हो तभी आप बोनस के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं। अब इस 10,000 रुपए का जो क्राइटेरिया है इसे हटा के 21,000 रुपए कर दिया गया है। मतलब अगर आप 21,000 रुपीज़ या उससे कम कमा रहे हो तभी आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत, वो ये है कि जो मैक्सिमम बोनस दिया जाता है, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो जो एकदम ओरिजिनल एक्ट में मेंशन है, वो ये है कि 3500 रुपए आपको मैक्सिमम बोनस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब जो चेंजेस हुआ है इस एक्ट में उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैक्सिमम सैलरी है वो कितना होना चाहिए? 21,000 रुपए। तो ये 21,000 का 20% जो है वो मैक्सिमम आपको दिया जाएगा अ, ए ए एज़ एन बोनस। अगर बोनस के रूप में आपको 20% दिया जाएगा 21,000 रुपए का। तो 21,000 रुपए का 20% कितना होता है? तो आप बोलोगे 4200 रुपए। तो 4200 रुपए तक आपको मैक्सिमम बोनस मिलेगा। मिनिमम कितना मिल सकता है सर? तो मिनिमम का जो क्राइटेरिया है वो है 8.33% ऑफ योर मंथली सैलरी, या फिर और रुपीज़ 100, मतलब या तो आपको 100 रुपए मिलेंगे या फिर 8.33 मिलेगा। मतलब क्या हुआ सर? मतलब सपोज़ करिए आप जो है 10,000 रुपए कमा रहे हो, मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज़। तो अगर 10,000 रुपीज़ का अगर मैं 8.33 अगर निकालूँगा तो मेरा निकलेगा 833 रुपए। तो या तो आपको 833 रुपए मिलेंगे या फिर 100 रुपए मिलेंगे या फिर इन दोनों में जो ज़्यादा है वो मिलेगा। तो जो ज़्यादा है मतलब क्या ज़्यादा है सर? 833 रुपए ज़्यादा है। तो आपको 833 रुपए मिलेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। As per the classification of trade unions made by Robert F. Hoxie, the business unionism is also known as, business unionism का दूसरा नाम क्या है? ये मैंने ई बुक में अच्छे से मेंशन करा हुआ है, बहुत अच्छे से बताया है कि बिजनेस यूनियनिज्म को ब्रेड एंड बटर यूनियनिज्म भी कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की अगर ई बुक या फिर उसका एमसीक्यू का सेट अगर आपने नहीं परचेज करा है तो परचेज कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या निशांत ई अकेडमी डॉट इन मेरा वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो स्टेटमेंट है वो ये है, मैन इज बिलीव्ड टू हैव एन इंस्टिंक्टिव अर्ज बाय व्हिच ही स्ट्राइव्स टू रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड प्रमोट देयर वेल बीइंग्स। दिस कॉन्सेप्ट, ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर या किस लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है? ये मैंने बहुत बार अपने टेस्ट में भी डाला हुआ है, एमसीक्यू में भी आपको दिख जाएगा, जो एमसीक्यू का सेट है उसमें भी दिख जाएगा ये। इस क्वेश्चन का आंसर है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी ये कहता है ना कि जो इंसान का स्वभाव है, जो मनुष्य का स्वभाव है, वो ये है कि वो मनुष्य किसी और मनुष्य की अगर पीड़ा, अगर कष्ट या दुख को देख रहा है, तो उसे दुख होगा, वो खुश नहीं होगा। भले ही उसकी वो हेल्प कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो दुखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउट वर्कर इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। मतलब किस लेजिस्लेशन में, किस लॉ में आउट वर्कर को मेंशन करा गया है? जो इसका सही आंसर है वो है मेरा नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1917 के अंतर्गत आउट वर्कर को ऐड करा गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है सर कि आउट वर्कर होता क्या है? तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि आपका नाइकी का बिजनेस है, ठीक है? मतलब नाइकी का बिजनेस मतलब आप मान लो कि नाइकी कंपनी के आप मालिक हो, ठीक है? तो नाइकी के मालिक हो, तो आपने देखा कि मैंने जिस लोकेशन पे, इंडिया के जिस लोकेशन पे एक शोरूम बनाया है अपना बड़ा-सा, वहाँ उसके ठीक बगल में जो है एक जो है कॉबलर है, एक मोची है जो बहुत ही बढ़िया जूता सीता है। तो आपने क्या करा, आपने उस कोबलर को बोला कि भई तू एक काम कर, तू साल के मुझे इतने जूते सी कर के दे और मैं तुझे बदले में इतने पैसे दूँगा। कोबलर ने बोला कि ठीक है, मतलब मैं अकेले मतलब कितने कस्टमर आएँगे? अगर आज मान लेते हैं कि 20 आ गए, तो अगले दिन क्या गारंटी कि 20 आएँ? कम भी आ सकते हैं, ठीक है? तो इस कोबलर ने बोला कि ठीक है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ आपके साथ, जिसके थ्रू जो है आप मुझे अर्ली बेसिस पे इतना पेमेंट दोगे मेरे सामान के बदले, ठीक है? तो ये क्या हुआ कि ये जो कोबलर है, वो इसके शोरूम में या इसके फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, ये अपने घर से काम करेगा और उस काम के बदले में जो है, ये जो कंपनी है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे क्या करेगा? पैसे लेगा। तो एक तरह से आप देखो कि ये जो कोबलर है, वो इसका एम्प्लॉयमेंट ही बन गया, ये इसका एक कॉन्ट्रैक्टर ही बन गया, लेकिन उसके एस्टेब्लिशमेंट में वो काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर काम नहीं कर रहा है। मतलब उसके अंडर काम कर रहा है, लेकिन उसके वर्किंग एरियाज़ में जाकर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा वर्कर या ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करता है, लेकिन उसके वर्किंग एरिया में जाकर के काम नहीं करता, उसे हम लोग कहते हैं आउट वर्कर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, a registered trade union can change its name only when it obtained the consent of not less than। क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का नाम अगर चेंज करना है, तो कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है? मतलब कितने मेंबर्स कंसेंट करेंगे, रज़ामंदी करेंगे, वो क्या करेंगे एक तरह से सपोर्ट करेंगे कि जो है कि ट्रेड यूनियन का नाम चेंज हो, तब जाके ट्रेड यूनियन का नाम चेंज होगा। तो इसका आंसर है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट। नीचे 2 स्टेटमेंट दिया हो गया है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा जो है उसका रीजन दिया हुआ है। मतलब एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें क्या सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वैसे ही ये है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। अच्छा, पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है वेजेस एंड आवर्स ऑफ वर्क। वेजेस, वेजेस तो समझ में आ गया। एंड आवर्स ऑफ वर्क मतलब काम करने का जो आवर्स है, टाइमिंग है। अकॉर्डिंग टू बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग are ultimately determined by the relative bargaining strength of employers and the workers। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। कह रहा है कि जो वेजेस होगा किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत और उस एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत कितना घंटा काम करना है, ये दोनों चीजें जो है फाइनली
किसके द्वारा डिटरमाइन करी जाती है? तो रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ के द्वारा डिटरमाइन करी जाती है। और ये जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होगा वो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के अकॉर्डिंग जो है काम करता है। क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है द थ्योरी एडवोकेट्स दैट there is an upper limit and a lower limit of wage rate and the actual rate of wages between these limits are determined by the bargaining power of the employer and the workers। मतलब ये कह रहा है कि जो रीजन इसने दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि भाई देखो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होता क्या है या बार्गेनिंग हम लोग करते कैसे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कह लो, ट्रिपरटाइट गवर्नमेंट कह लो, जो आपको ठीक लगे वो समझ लेना। वो क्या करेगी, वो वेजेस का एक अपर लिमिट डिफाइन करेगी। भई हम इतना ही सैलरी ये अपर लिमिट तो ऐसा आई थिंक एम्प्लॉयर जो है वो डिटरमाइन करेगा। एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगा कि भई हम इतनी ही सैलरी लास्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम बियर नहीं कर पाएँगे। तो गवर्नमेंट बोली ठीक है, आप ऊपर वाला जितना दो आप जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आप सैलरी दे सकते हो मैक्सिमम तो ठीक है, जो एफिशिएंट होंगे वो 1 लाख रुपए की सैलरी जो है वो लेंगे आपसे। लेकिन मिनिमम जो है इतना वेजेस होना चाहिए। अब ये मिनिमम वेजेस कौन डिटरमाइन करेगा? तो गवर्नमेंट। तो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, मैक्सिमम वेजेस जो है वो उसने एम्प्लॉयर ने बता दिया कि भई हम इतना दे सकते हैं। तो अब बीच का जो गैप होगा, बार्गेनिंग कहाँ होगी? इसी के बीच में होगी। तो यहाँ पे जो रीज़न जो बता रहा है कि वेजेस और आवर्स ऑफ वर्क का, मतलब अगर आप वेजेस ज़्यादा दोगे, तो जो है जो काम करने का घंटा है, तो हम लोग काम ज़्यादा करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमको ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है। लेकिन आप हमसे काम भी ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा समय तक ले रहे हो और हमें वेजेस भी कम दे रहे हो, तो वो कैसे चलेगा भई? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये है कि 2 स्लॉट बना दे दिए गए हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का और इसके बीच में जैसे मान लेते हैं, एक है ऊपर का स्लॉट है 1 लाख रुपए कि मंथली हम 1 लाख रुपए तक की सैलरी देंगे और जो लोअर लिमिट है वो 10,000 रुपए की सैलरी है कि मिनिमम जो है 10,000 रुपए जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि ये एस्टेब्लिशमेंट मिनिमम जो है 10,000 रुपए की सैलरी देगा। एक जो बंदा है वो उसे मिल रहा है 15,000 रुपए नॉर्मली 15,000 रुपए मिल रहा है। अब जो एम्प्लॉयर है उसने क्या करा उसने बोला कि भई तू जो है 7 घंटे काम करता है, आज से तुझे 10 घंटे काम करने पड़ेंगे या फिर सैटरडे को जो तू काम मतलब हमने कहा था कि ऑफ रहेगा अब सैटरडे को भी आपको आना पड़ेगा। तो उसने बोला कि सर अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आप एक काम करिए हमारी सैलरी बढ़ाइए। ठीक है? तो यहीं से बार्गेनिंग स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि वेजेस और आवर्स ऑफ वर्किंग ये दोनों जो है बार्गेनिंग थ्योरी के द्वारा डिटरमाइंड होंगी और ये मतलब कैसे डिफाइंड होता है तो ये बार्गेनिंग स्ट्रेंथ जो है वो एम्प्लॉयर और वर्कर्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है और रीजन इसका क्या है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ वेजेस जो है वो एक डिफाइन कर दिया गया और उसके बीच का जो है एक क्राइटेरिया दिया गया है इसी में बार्गेनिंग होती है तो असर्शन और रीजन दोनों सही है इसमें तो पहला जो वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजरल रूल्स कंसर्न mechanism for dealing with interpretations and implementation of agreements as well as resolving conflicts whereas substantial theory concern the substance of agreement इन बोथ मार्केट एंड मैनेजेरियल रिलेशनशिप। देखो क्या कह रहा है असर्शन ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजरल एंड सबस्टेंशियल रूल्स। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक होता है मेरा प्रोसीजरल रूल और दूसरा होता है मेरा सब्सटेंशियल रूल। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे आगे है जो प्रोसीजरल रूल है वो कंसर्न है किसके द्वारा तो मैकेनिज्म फॉर डीलिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एज वेल एज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो प्रोसीजरल रूल है इसके अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करा जाता है और एग्रीमेंट्स जो भी हुए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्लियर हो गया? Whereas substantial rules concern the substance of agreement in both market and managerial relationship। मतलब जो substantial rules हैं वो market relationship और managerial relationship इन दोनों पे काम करता है वर्क करता है और इसका रीजन क्या है collective bargaining is viewed as a process of give and take rather than giving in। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत सिर्फ़ लॉ अक्षर नहीं पढ़ा जाता है। मतलब हिंदी में कहावत है ना
जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं या यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं लॉ अक्षर मत पढ़ा कर भाई, मतलब देना लेना दोनों चाहिए। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसके अंतर्गत जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयी है, दोनों को कुछ ना कुछ बियर करना पड़ेगा, दोनों को कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब दोनों कंप्लीटली सैटिस्फाइड नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसका जो मतलब जो प्रोसेस है वो ऐसे काम करता है। ये इसका रीज़न दिया हुआ है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो एकदम टू द मतलब डिट्टो एक स्टेटमेंट से पेस्ट कर दिया गया है लेकर के। और ये जो स्टेटमेंट है वो एक पीडीएफ के अंदर मेंशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पीडीएफ है जो स्पेशली जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर बेस्ड है। ये जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो आपको करना क्या है सिंपल निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल को अगर आपने जॉइन नहीं करा है तो आप उसे जॉइन करिए। और जिन्होंने जॉइन कर लिया है, उन्हें भी बस करना क्या है सिंपली जो है आप चैनल पे जाइएगा और कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम से एक पीडीएफ होगी उसे सर्च करिएगा। ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आज ही इसे डाला है तो आपको ज़्यादा दूर तक स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको आराम से वो दिख जाएगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो पीडीएफ है उसके अंदर पेज नंबर 3 और 4 का जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है, उसे एक बार रीड कर लेना। उसके अगर नहीं समझ में आया तो आस-पास का ऊपर-नीचे का थोड़ा और पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। बोथ स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है? बहुत किसी को डाउट होगा कि पता नहीं ये थोड़ा-सा टफ सा लग रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता। तो एक बार अगर आप बहुत सिंपल से वर्ड में ये इसने लिखा हुआ है, इसे थोड़ा खोल करके आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि गिवन बिलो आर सम ऑफ द कन्वेंशंस अडॉप्टेड बाय आईएलओ। आईएलओ के द्वारा कुछ कन्वेंशंस अडॉप्ट करे गए हैं। अरेंज दोज कन्वेंशंस इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ एडॉप्शन। मतलब कौन सा कन्वेंशन कब आया है उसके अकॉर्डिंग जो है कौन पहले आया है, कौन उसके बाद आया है, कौन उसके बाद आया है, कौन उसके बाद आया है, इसे जो है आप क्या करो बताओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये जो पहला वाला जो कन्वेंशन दिया हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ वेज कन्वेंशन, ये जो एडॉप्ट करा गया था वो 1949 में करा गया था, 1949 में करा गया था। दूसरा वाला है द मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन, ये इनेक्ट हुआ है मेरा 1930 में। 1930 में इनेक्ट हुआ है। आया कब था? तो 1928 में इसे लाया गया था। तीसरा वाला जो है दी हॉलिडे विथ पे कन्वेंशन, ये जो है ये मेरा 1939 में इनेक्ट हुआ है या फिर एडॉप्ट करा गया है। और जो चौथा वाला है वो भी 1930 में जो है वो इनेक्ट करा गया है। मतलब जो ये और ये है, ये दोनों का सेम डेट है। तो इसे हम ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो गलत है। मैंने लिया इसलिए है इस क्वेश्चन को ताकि आपको मैं बता सकूँ कौन-सा कन्वेंशन कब आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है गिवन बिलो आर द मैटर्स प्रोवाइडेड इन डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1950। Arrange them in the sequence of Schedule 1 to Schedule 4 as provided in the Act. क्वेश्चन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत जो शेड्यूल 1 है और जो शेड्यूल 4 है, मतलब शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 4, मतलब शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ये जो चार शेड्यूल्स हैं इसके अंतर्गत किस किस कौन कौन से मैटर्स हैं जिसे मेंशन करा गया है। तो आप ध्यान देना कि जो शेड्यूल 1 है उसमें लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री नोटिफाइड इसे मेंशन करा गया, मतलब कौन-कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत आएंगे, तो उन सबको मेंशन करा गया है शेड्यूल 1 में। दूसरा जो शेड्यूल 2 है उसमें मैटर्स फॉर व्हिच प्रोविजंस मे बी मेड इन अ स्कीम, ये आया हुआ है, मतलब ये शेड्यूल 2 है, ये शेड्यूल 1 है। तीसरा जो है वो है मेरा मैटर्स फॉर व्हिच प्रोविजंस मे बी मेड इन द पेंशन स्कीम, मतलब ये जो है शेड्यूल 3 में मेंशन है। और जो चौथा हो गया वो ये हो गया इंश्योरेंस के बारे में।
तो पहला जो है वो है डी, तो डी ऑप्शन देखो सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन बिलो द ILO कन्वेंशंस ratified by the government of India, arrange them in a chronological order according to the year of rectification starting from the earliest to the latest। मतलब पहले किसे रेक्टिफाइड करा गया है, फिर किसे रेक्टिफाइड करा गया है, फिर किसे रेक्टिफाइड करा गया है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है चार्ट दिया गया है कन्वेंशंस, मतलब पहले कौन रेक्टिफाइड हुआ है, फिर कौन हुआ है, फिर कौन हुआ है, फिर कौन हुआ है, इस तरीके से बताना। तो जो पहला वाला है आवर्स ऑफ वर्क्स इंडस्ट्री कन्वेंशंस, आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन भी इसको कहते हैं, ये कब रेक्टिफाइड इससे कब करा गया था, 1921 में। जो दूसरा वाला है अंडरग्राउंड वर्क वुमेन कन्वेंशन, ये जो है 1938 में इसे रेक्टिफाइड करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो तीसरा है मेरा प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कन्वेंशन, ये 2008 में रेक्टिफाइड करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो चौथा ILO कन्वेंशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेक्टिफाइड करा है, वो 1949 में करा है। मतलब क्या होता है सर, रेटिफाइड का मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना है, ताकि जो है अपनी कंट्री के अनुसार उसे क्या कर सकें, फिट कर सकें। तो पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया? सबसे बाद में कौन आया? 2008 वाला सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो यहाँ पे इसमें दिख रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 अगर किसी से नहीं हुआ ना, तो मतलब समझ लेना कि प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑप्शंस इन द लाइट ऑफ द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, मतलब सबसे नीचे कौन है, फिर उससे उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है। तो ये वेजेस से रिलेटेड जो है मैंने वीडियोस भी बताई हुई है, वीडियोस में भी कवर करा हुआ है वेज थ्योरी, और पीडीएफ भी आपको 2-3 मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना, वीडियोस देख लेना, वीडियोस काफ़ी है। वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा ये वीडियो, देख लेना, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसका देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं फिर लेगा। पहले है मैं का मतलब जो होता है वो मेरा मिनिमम वेजेस एक्ट, सॉरी मिनिमम वेजेस नॉट मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज। और फिर से हो गया मेरा फेयर वेज, और लेगा से मेरा बन गया मेरा लिविंग वेज। तो मैं फिर लेगा में देखो सबसे छोटा जो है वो है मेरा मिनिमम, यानी बी जो है पहले दिखेगा। उसके बाद जो है मेरा फेयर, फेयर जो है वो मेरा सी दिखेगा, यानी सी ये दिखेगा, और फिर ए दिखेगा। तो ये जो है मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन है कि सबसे मतलब जो इन तीनों वेजेस है उसमें जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है? तो आंसर है जो सबसे छोटा होता है वो होता है मिनिमम वेजेस। इससे थोड़ा-सा ज़्यादा जो वेजेस होता है वो कौन होता है? तो फेयर वेजेस। और उससे जो ज़्यादा होता है वो कौन होता है? तो लिविंग वेजेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है मेरा 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्हिच स्कीम अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 इनेक्टेड एट डिफरेंट ईयर्स, arrange those schemes according to their year of enactment from the earliest to latest। मतलब ये जो स्कीम्स हैं उसमें से पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, और ये जो स्कीम्स है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंतर्गत है। तो मैं बताना है कौन सा एक्ट कब आया हुआ है, मतलब कौन सा स्कीम्स कब आया हुआ है। तो जो पहला वाला है मेरा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स, ये जो आया है वो है मेरा 1995। दूसरा है मेरा फैमिली पेंशन स्कीम, जो फैमिली पेंशन स्कीम है वो है 1971 में। तीसरा वाला है मेरा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ये मैंने कवर करा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली वीडियोस में, 1976 इसका आंसर है। और जो चौथा वाला है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये है मेरा 1952 में। अब इसे अरेंज करना है, अरेंज कर लीजिए। तो जो सबसे पहले है आपको दिख रहा है डी नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है, एक ही में है तीसरे वाले में, तो जो थर्ड नंबर का जो है ये मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
arrange them in a chronological order starting from the earliest to the latest on the basis of the years of their formation। मतलब कौन सा कब फॉर्म हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, पहले कौन हुआ है, फिर उसके बाद कौन हुआ है, फिर उसके बाद कौन हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो पहले है मेरा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन ये जो है 1884 में जो है ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा जो है वो है मेरा अमालगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इन इंडिया एंड बर्मा। ये 1897 में ये फॉर्म हुआ है। तीसरा जो है मद्रास लेबर यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कब बना था ये? तो ये बना था 1918 में, 1918 में ये बना था। किसने बनाया था सर? तो इस बनाया था कल्याणा, कलयाना सुंदरम, SUNDARAM, सुंदरम। सो कल्याणा सुंदरम ने मद्रास लेबर यूनियन का गठन करा था, उसे उसे फॉर्म करा था। कब करा था? तो 1918 में फॉर्म करा था। और लास्ट है मेरा इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, ये तो पता होना चाहिए, हिस्ट्री में भी है। सो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ये कब बना है? तो 1941 में बना है, 1941 में बना है। किसने बनाया है? तो MN रॉय ने बनाया था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि मतलब कौन पहले बना कौन बाद में बना, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें जो पहला वाला जो ए है वो फर्स्ट है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होगा, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर सम ऑफ द मैटर्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत कुछ मैटर्स को रखा गया है। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अगेन मैं समझा देता हूँ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वो कुछ मैटर्स पे ही डील करता है। तो वो कौन-कौन से मैटर्स हैं, बस हमसे ये पूछा गया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले तो आपको वो मैटर्स पता होने चाहिए जिसके ऊपर जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है काम करता है, अगर केस जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत आ रहा है। कौन-कौन से हैं ये मैंने इधर मेंशन करा हुआ है। 8 हैं टोटल। पहला जो है वो है मेरा पेमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा, उस मैटर को देखेगा। दूसरा है मेरा कंपनसेटरी अलाउंस, मतलब किसी चीज का कंपनसेशन दिया जा रहा है। तीसरा जो है मेरा वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट इंटरवल्स के ऊपर। चौथा जो है वो है मेरा लीव विथ वेजेस एंड हॉलिडे। मतलब मतलब जो है वेजेस भी मिल रहा है, साथ में छुट्टी भी दी जाती है। तो ऐसा मतलब कुछ ऐसा पीरियड होगा जिसमें वेज भी मिलेगा और साथ में छुट्टी भी मिलेगी, ये अनिवार्य कर दिया गया है, ये मैंडेटरी है। और उसी तरह से हॉलिडे जो है मतलब वीक में एक बार तो मिलना ही मिलना है, तो ये भी फिक्स करा गया है। मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई इशू हो रहा है तो वो जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत काम करेगा, वो इन सब केसेस को देखेगा। नेक्स्ट है मेरा बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी। उसके बाद है मेरा वर्किंग शिफ्ट। उसके बाद है मेरा रूल्स ऑफ डिसिप्लिन और लास्ट वाला है मेरा रिट्रेंचमेंट। सो क्वेश्चन है इसमें से ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है मेरा आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल, ये मेंशन था, अभी हमने पढ़ लिया। लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज, ये भी मेंशन था। द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, ये मेंशन नहीं है। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन ये मेंशन है, देखो 7 नंबर वाला है रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? ए बी एंड डी। तो ए बी एंड डी देखो कहाँ पे है, ए बी एंड डी, ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है गिवन बिलो आर सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नो पर्सन एम्प्लॉयड इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शेल गो ऑन स्ट्राइक। मतलब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो है कुछ कंडीशंस दिए गए हैं स्ट्राइक्स के रिगार्डिंग, स्ट्राइक एंड लॉकआउट के रिगार्डिंग।
तो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मतलब इसमें से कौन सही है वो बताना है हमें। पहला वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है विदाउट गिविंग टू अ एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ अ स्ट्राइक विद इन द 6 वीक्स बिफोर द स्ट्राइकिंग, ये सही है। दूसरा है विद इन 45 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, 45 डेज नहीं होता है यहाँ पे, 14 डेज होता है। तीसरा ये कह रहा है कि जो स्ट्राइक डेट जो स्पेसिफाइड करा गया है, जो उसका एक्सपायरी डेट है, मतलब इस डेट के बाद जो है आपका स्ट्राइक एक्सपायर हो गया, अब उसके बाद स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। तो उससे पहले-पहले जो है आपको क्या कर लेना है, स्ट्राइक कर देना है, अगर आप एम्प्लॉयी हो तो। तो तीसरा वाला सही है। चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर द कंसिलिएशन ऑफिसर, मतलब कंसिलिएशन जो अगर जो टाइम पीरियड है उससे पहले कर लेना है, या फिर एंड 15 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, मतलब ये जो जो प्रोसेस जो चलेगा कंसिलिएशन का, उसके 15 दिन के बाद आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शंस में जो जो बी वाला है वो गलत है, बाकी जो है तीनों सही है, तो ए, सी, डी इसका आंसर होगा। ए, सी, डी जो है ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। As per the provision of Payment of Gratuity Act 1972, the definition of family in relation to an employee is include। अब देखो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत जो फैमिली है वो फीमेल एम्प्लॉय और मेल एम्प्लॉय दोनों के लिए मेंशन है। केस ऑफ द मेल एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन वेदर मैरिड और अनमैरिड, हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन इफ एनी। In case of female employees, herself, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and dependent parents of her husband, ये सही है, बी नंबर वाला सही है। बी नंबर वाला की जैसा ही बिल्कुल बड़ा सा दिख रहा है तो यही होगा, मेल एम्प्लॉयज यहाँ पे मेंशन है, तो बी और सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। और जो पहला वाला तो ये गलत है, और जो केस ऑफ मेल एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी एंड सी। यहाँ पे 3-3 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऑप्शंस गलत हैं, बी एंड सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन बिलो आर सम ऑफ द आइटम्स व्हिच आर नॉर्मली कवर्ड अंडर वेजेस। From these items, which of them are included under the definition basic wages as per the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952? सो क्वेश्चन नंबर 25 हमें ये कह रहा है कि जो बेसिक वेजेस जो मेंशन करा गया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत क्या-क्या है, क्या-क्या इंक्लूडेड है और क्या-क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तो मैंने एक तो कोड ऑन वेजेस के अकॉर्डिंग आपको बता रखा है। इसमें देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन, ये जो है बेसिक वेजेस के अंतर्गत इंक्लूड है तो नहीं। डियरनेस अलाउंस, हाँ सर है। हाउस रेंट अलाउंस, ये मतलब इस एक्ट में जो मेंशन था उसमें था, लेकिन अब जो है इसे हटा दिया गया है। लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी पहले था, अब इसे हटा दिया गया है। तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ए। लेकिन अगर कोड ऑन यही मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसके जगह पे अगर कोड ऑन वेजेस इसने डाल दिया ना क्वेश्चन में, तो उस समय ये सारा गलत हो जाएगा। उसमें सिर्फ जो किसे ऐड करा गया है तो सिर्फ ये है मेरा जो एनी डियरनेस अलाउंस है, उसी को ही मेंशन करा जाता है, बाकी अब जो है इन दोनों को भी हटा दिया गया है। लेबर कोड की वीडियो देख लेना, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरा 26 नंबर। ये कह रहा है एज़ पर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, हू अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर आर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन एम्प्लॉय किसे अपॉइंटमेंट करा जाएगा? पहला है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सेंट्रल लगा हुआ है तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, इसे भी करा जाता है। इंश्योरेंस कमिश्नर, इसे भी करा जाता है। फाइनेंशियल एडवाइजर, ये नहीं है। तो डी नंबर जो है ये जो है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन इसने पूछा है किसे इंक्लूड, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर आर अपॉइंटेड, कौन अपॉइंटेड है? तो आंसर है मेरा एबीसी। एबीसी ढूंढो, 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, an employee on termination of employment after continuous period of 5 years, मतलब 5 साल तक लगातार काम कर ले तो उसके बाद जो है उसे ग्रेट्युटी मिलेगी।
shall be eligible to receive gratuity फ्रॉम द एम्प्लॉयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है। एक तो सुपर एनुएशन जो है ये होगा ही होगा, ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन ये भी सही है, लेकिन इसमें 5 साल का क्राइटेरिया इसने ऑलरेडी बोल दिया है ना। हाँ तो ठीक है, ये भी दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला है ऑन हिज डेथ और डिसएबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट, ये भी सही है। और चौथा वाला है ऑन डिसमिसल फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम फॉर ग्रॉस मिसकंडक्ट। अब ये देखो, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर दिया गया है ग्रेट्युटी के अंदर। एक तो ये है ग्रॉस मिसकंडक्ट को भी ऐड कर दिया गया है, और एक सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस भी ऐड कर दिया गया है। तो अब देखो, ये फर्स्ट थ्री इसका आंसर है, तो ए बी सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, workman who is not a member of the trade union but is a party to dispute shall be entitled to be represented by whom? क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, 1947 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग, वो वर्कमैन जो एक ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है लेकिन वो डिस्प्यूट में जो है वो पार्ट कर रहा है एक तरीके से, शेल बी इंटाइटल्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय whom, तो किसके द्वारा वो रिप्रेजेंट करा जाएगा ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है बाय एनी अदर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री। दूसरा है बाय एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन। तीसरा है मेरा बाय एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बियरर ऑफ द फेडरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस। और चौथा है मेरा बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये फर्स्ट थ्री जो है वो सही है, चौथा वाला गलत है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन के अंतर्गत अगर कोई वर्कमैन नहीं आता है लेकिन वो किसी डिस्प्यूट का एक पार्ट, तो वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, ये मुझसे पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट थ्री जो ऑप्शन है उसके द्वारा वो रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो लीगल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो ए बी सी जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। सब्सिस्टेंस थ्योरी किससे जो है जुड़ा हुआ है? तो सब्सिस्टेंस थ्योरी जो है उस वो किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था। तो ए का जो है 4 नंबर ऑप्शन होगा। ए का 4 यहाँ है, ए का 4 यहाँ है। जो दूसरा है मेरा वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी जो है वो जेएस मिल से रिलेटेड है। जेएस मिल के अलावा जो है एक और नाम याद रखना है आपको, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ये दो नाम जो हैं वो किससे रिलेटेड करेंगे? तो वो मेरा वेज फंड थ्योरी से रिलेट होगा। तो बी का जो है तीसरा नंबर ऑप्शन है, बी का तीसरा इसमें नहीं है, तो पहला वाला जो है इसका राइट आंसर है। इसका अलावा जो है तीसरा है मेरा रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी। जो रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी है वो वॉल्कर ने दिया था, तो ये वॉल्कर इससे रिलेटेड हो गया। और तीसरा जो है वो है मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जो कि डेवलप्ड करा गया था जेबी क्लार्क के द्वारा, यानी कि पहला वाला। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि मैच द लिस्ट वन एंड द लिस्ट टू। लिस्ट वन में है मेरा डिसिप्लिन है, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, वेज रिवीजन है, और मेरा मोड एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है। तो मोड एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ये जो आएगा मेरा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो डी का मेरा वन होगा। वेज रिवीजन ये कौन करेगा? तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तो सी का 4 होगा। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ये रेगुलेट होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा, तो बी का मेरा 3 होगा। देखो तो बच कौन गया? तो 2 3 4 हो गया ना। अच्छा सॉरी, ये एक है, तो 1 3 4 हो गया, बच गया 2। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, तो ये किसके अंदर आएगा? ये डिसिप्लिन को जो है वो डिफाइन करेगा। तो ए का जो है वो हो गया मेरा 2। अब इसे देख लो कौन सा है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 हो गया, और डी का 1 है। पहला वाला ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।